हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माई सेल्फ राजीव रंजन एंड यू वाचिंग द एविएशन माइंड। ये वही ATR 72 एरोप्लेन थी जो एक टाइम पे किंगफिशर एयरलाइन का हुआ करता था, लेकिन 2019 से ये यति एयरवेज के नाम से फ्लाइंग कर रहा था और अभी क्रैश हो गया। तो आज के इस वीडियो में रिपोर्ट्स के आधार पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ और क्रैश करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एरोप्लेन का हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आपको पता है कि विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 में बंद हो गया था, लेकिन ये जहाज ATR 72 जो कि काफी सेफेस्ट जहाज माना जाता है, किंगफिशर ने इसको 2007 में खरीदा था, लेकिन 30 मार्च 2013 तक ये जहाज किंगफिशर एयरलाइन के नाम पे ही फ्लाई करता रहा। तो अगर यूं कहें कि किंगफिशर एयरलाइन का ब्रांडिंग एंड लोगो इस जहाज पे 30 मार्च 2013 तक था, लेकिन गाइस अप्रैल 2013 में थाईलैंड के नौकेयर ने इस जहाज को खरीद लिया, इस जहाज को अपने नाम कर लिया और थाईलैंड में इस जहाज को 2013 से लेकर 2019 तक फ्लाई किया गया। लेकिन 20 अप्रैल 2019 को ये जहाज नेपाल बेस्ड यति एयरलाइंस के नाम हो गया, जिसका कॉल साइन था 9NANC अल्फा नवंबर चार्ली। तो ये एरोप्लेन ATR 72 जो कि सेफेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, जो अराउंड 72 पैसेंजर्स एंड क्रू के साथ काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरता है। लेकिन टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसका प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि ये प्लेन क्रैश करने वाले हैं। सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, लाइव आ रहे थे। जो लाइव फुटेज है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एक पैसेंजर ने किस तरह से लाइव रिकॉर्डिंग किया और क्रैश करने के बाद वो लाइव बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो पोखरा में ये प्लेन लैंडिंग के जस्ट पहले क्रैश कर गया। तो सब कुछ सही होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हो गया लैंडिंग के टाइम जो प्लेन क्रैश कर गया। तो गाइज अगर रिपोर्ट्स और एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये प्लेन क्रैश करने का टोटल 3 रीजन बताए जा रहे हैं। बात करें पहले रीजन की, तो ये प्लेन 15 साल पुराना हो चुका था और जैसे जैसे प्लेन पुराना होता है उसका परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम कम होते जाता है और पुराना होने के साथ साथ इसको लगातार उड़ाया जा रहा था। हालांकि इसको ऐसे मेन रीजन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और गाइज दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जहाज कैसे क्रैश किया, तो यहाँ पे आप एक वीडियो देख रहे होगे। तो इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि ATR 72 एरोप्लेन वो लैंड करने वाला होता है, लेकिन लैंड के कुछ टाइम पहले ही उसका स्पीड कम हो जाता है और एयरक्राफ्ट बैंक कर जाता है और इतना बैंक करता है कि वो जहाज स्टॉल कर जाता है। सो एयरक्राफ्ट स्टॉल ड्यू टू लो लैंडिंग स्पीड। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर एयरक्राफ्ट स्टॉल कैसे करता है, आखिर स्टॉल होता क्या है और लो लैंडिंग स्पीड क्या होता है और लैंडिंग स्पीड क्या होता है। तो अगर सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि एयरक्राफ्ट स्टॉल क्या होता है, तो अगर आपको हिंदी में समझाया जाए तो एक ऐसा एंगल ऑफ अटैक, यानी कि एक ये एंगल हुआ, एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ, तो एक ऐसा एंगल ऑफ अटैक जिसपे जहाज को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है, यानी कि जहाज उड़ना बंद हो जाता है। तो ये कब होता है? ये क्रिटिकल एंगल एक होता है। क्रिटिकल एंगल उस एंगल को बोलते हैं जहाँ पे जो लिफ्ट है वो मैक्सिमम होता है। तो उसके बाद जो भी एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा वो जहाज स्टॉल कर जाएगा। तो वही हुआ, इसका बैंकिंग एंगल बहुत ज़्यादा था और एंगल ऑफ अटैक बढ़ने की वजह से उस पर लिफ्ट कम हो गया और ये जहाज स्टॉल कर गया। और अगर बात करें कि इस पर लिफ्ट कम हुआ कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए एक प्रॉपर स्पीड होता है। एक प्रॉपर स्पीड में ही एयरक्राफ्ट लैंड करता है। उससे ज़्यादा स्पीड होगा तो एयरक्राफ्ट रनवे एक्सीड कर जाएगा, उससे कम स्पीड होगा तो एयरक्राफ्ट पहले ही स्टॉल कर जाएगा। अगर स्पीड कम हुआ तो उस पर लिफ्ट कम प्रोड्यूस होगा, अगर लिफ्ट कम प्रोड्यूस होगा तो वो रनवे तक पहुँचेगा ही नहीं। तो यही हुआ नेपाल के यति एयरवेज के साथ। वो जहाज़ पहले ही स्टॉल कर गया और वो रनवे तक नहीं पहुंच पाया। तो आप इस वीडियो फुटेज में क्लियर देख सकते हो कि जहाज़ एक स्पीड से आ रहा है, उसका स्पीड कम हुआ, थोड़ा हवा में सेक किया, उसके बाद बैंक किया और फिर क्रैश कर गया। और गाइज तीसरा जो रीजन बताया जा रहा है वो काफ़ी शॉकिंग है। वो शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। तो रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया जा रहा है कि पायलट थक चुके थे और नेपाल जैसे एयरपोर्ट्स पे, नेपाल जैसे डेंजरस एयरपोर्ट पे पायलट का फुल एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, तभी वो नेपाल जैसे डेंजरस एयरपोर्ट पे लैंड कर सकता है। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो गाइस ये था कुछ पॉसिबिलिटीज यति एयरवेज के इस जहाज से रिलेटेड, लेकिन हम लोग को फाइनल रिपोर्ट्स का वेट करना होगा। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रिलीज करेगी फाइनल रिपोर्ट, तभी और क्लियर हो पाएगा कि आखिर उस प्लेन के साथ उस टाइम पे क्या हुआ था। CVR FDR रिकॉर्डिंग्स देखे जाएंगे, फिर मैं इसके ऊपर एक एनालिसिस लाऊंगा कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ था। बट अभी जो मैं आपके साथ शेयर किया है पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सो गाइस यही था हमारा आज का एनालिसिस यति एयरवेज के एक्सीडेंट के ऊपर। ऐसा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस तरह से चाहते हो हमेशा
एविएशन से रिलेटेड, एमई से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी, सैलरी से रिलेटेड रेगुलर वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको नोटिफाई करता है कि मैं वीडियो रिलीज कर चुका हूँ और आप देख सकते हो। और गाइस, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन को भी करे जो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं किसी नए स्टार्टिंग में, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सी यू।